टॉपिक है वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट वाइज भी और पेपर के हिसाब से भी देखा जाए तब भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉल्टर क्रिस्टॉलर एक जर्मन जोग्राफर था और उसने 1933 में एक बुक पब्लिश की थी। उसमें उसने ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की थी कि सेटलमेंट्स के दरमियान जो स्पेसिंग्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और उस हिसाब से उनकी ऑर्डरिंग कैसे की जाए। ठीक है, क्योंकि सेटलमेंट्स के दरमियान की जो स्पेसिंग्स हैं और हर सेटलमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उस हिसाब से उसने एक सेंस ऑफ ऑर्डर डेवलप करने की कोशिश की थी अपनी बुक में। उसने ये सजेस्ट किया था कि दैट देयर वाज अ पैटर्न इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड आल्सो इन द वे इन विच दे प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द इनहैबिटेंट्स लिविंग विद इन देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो उसने क्या सजेस्ट किया था कि एक पैटर्न है, देयर इज़ अ पैटर्न विच एग्जिस्ट्स बिटवीन सेटलमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, और उस पैटर्न में आपको जो है वो अपने इनहैबिटेंट्स को किस हद तक जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी दूर तक कोई भी सेटलमेंट जो है वो अपने इनहैबिटेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें एक टर्म यूज़ की गई है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका क्या मतलब है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या अर्बन फील्ड भी इसको कहा जाता है, या ट्रेडिंग एरिया भी आप कह सकते हो, या कॉम्प्लीमेंट्री एरिया भी आप कह सकते हो, जो कि आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सेटलमेंट जो है वो अपने सराउंडिंग एरियाज़ को जो भी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रही है, तो जिस हद तक जितने दूर इलाके तक कोई भी सेटलमेंट जो है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो उसके इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जो जगह आती हैं वो सब उसका अर्बन फील्ड कहलाता है या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। Like the area around each settlement which comes under its economic, social and political influence is referred as the sphere of influence or urban field. अब इसका ये किस हद तक डिपेंड करेगा कि कोई भी सेटलमेंट है तो वो कितनी दूर तक जो है वो उसका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। तो डिपेंड करता है कि दो जो सेटलमेंट्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग्स कितनी हैं, कितनी स्पेस है उनके दरमियान में, उनका साइज़ कितना है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, वो क्या गुड्स और सर्विसेज और किस हद तक वो उनके फंक्शंस हैं जो कि वो अपने नियर बाय सेटलमेंट्स को प्रोवाइड कर रही हैं। और फॉर अ रूल अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी कोई सेटलमेंट होगी फ्यू इन नंबर होंगी। ठीक है, और जितनी बड़ी सेटलमेंट होगी उतने ही ज़्यादा उसके फंक्शंस होंगे, उसकी उतनी ही ज़्यादा रेंज होगी। यानी कि अब कराची है या इस्लामाबाद है तो आप देखो, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद की रेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस्लामाबाद में जैसे अगर हम हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो बहुत दूर दराज इलाकों से भी इस्लामाबाद में लोग आते हैं अपना इलाज मुआवजे के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस जिस जगह से लोग इस्लामाबाद में आ रहे हैं, यहाँ के सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहाँ वहाँ तक इस्लामाबाद की उन फंक्शंस की रेंज है। ठीक है, तो जितनी बड़ी कोई सेटलमेंट होगी उतने ही ज़्यादा उसकी रेंज भी होगी और उसके उतने ही ज़्यादा फंक्शंस भी होंगे। इसी तरह लार्जर सेटलमेंट्स होंगी तो उतनी ही उसी के तरह आपको हायर ऑर्डर सर्विसेज भी मिलेंगी। ठीक है ना, मसलन अगर कोई छोटी सी कोई सेटलमेंट होगी, कोई विलेज होगा, तो हो सकता है वहाँ पर कोई छोटा सा ही आपको स्कूल मिल जाए, लेकिन जितनी बड़ी कोई सेटलमेंट होगी तो हो सकता है वहाँ पर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आपको मिलेंगी। तो जैसे जैसे सेटलमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे उसमें हायर ऑर्डर सर्विसेज जो हैं वो भी इंक्रीज़ करती जाती हैं। तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या अर्बन फील्ड है, इसको आप डिटरमिन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस हद तक इसका एक्सटेंट है। आप लोकल न्यूज़पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन से आप देख सकते हो कि वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है वो किस हद तक जो है वो लोगों की रसाई है, कितने दूर तक ये जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल या मेन जो फर्नीचर शॉप हो या कोई सुपर स्टोर है या बैंक है या लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कोई सीनियर स्कूल है, तो ये चीज़ें जो हैं इस पे ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि किसी भी सेटलमेंट का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या अर्बन फील्ड है वो किस हद तक होगा। वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने हर एक सेटलमेंट को कहा था कि ये सेंट्रल प्लेस है। कोई भी ऐसी सेटलमेंट जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी तो वो सेंट्रल प्लेस होगी। ठीक है, तो ऑल्दो हिज थ्योरी वाज बेस्ड अपॉन सदर्न जर्मनी बट हिज वर्क कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द सर्च ऑफ ऑर्डर इन द स्टडी ऑफ सेटलमेंट्स। क्योंकि वो जर्मन जोग्राफर था, उसने सदर्न जर्मनी को ही स्टडी किया था और उसने जो है वो, लेकिन अगर हम देखा जाए ओवरऑल, अगर ओवर द ग्लोब भी अगर हम देखें तो हमने सेटलमेंट्स की स्टडी अगर करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, अगर हमने उनकी रैंकिंग के हिसाब से अगर सेटलमेंट्स को स्टडी करना है तो उस रैंकिंग के लिए जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल प्लेस क्या है, जो हम इसे कहते हैं सेंट्रल प्लेस है, तो क्रिस्टॉलर के मुताबिक सेंट्रल प्लेस क्या है कि सेंट्रल प्लेस इज अ सेटलमेंट विच प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज
इट मे वेरी इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ कॉन्युर्बेशन और प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी क्या होता है ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये एक वो सिटी होता है जो भी किसी भी कंट्री की पहचान होता है, ठीक है। उसका वो कैपिटल भी हो सकता है, वो उसका पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट सिटी भी हो सकता है, और वो उसकी कल्चरल जो उसकी ट्रेडिशंस है उसके हिसाब से भी वो सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हम फ़र्ज़ करो कि हम जब बात कर लेते चाइना की, तो शंघाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शंघाई कैपिटल नहीं है। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बॉम्बे जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन वो कैपिटल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कैपिटल ही हो, लेकिन ये वो प्राइमरी सिटी होता है जो बहुत बड़ा सिटी होता है और वो किसी भी कंट्री की पहचान होता है, ठीक है। इस्लाम पाकिस्तान में अगर आप देखो तो लाहौर है, हालांकि कैपिटल नहीं है, कराची है, तो कैपिटल भी प्राइमेट सिटी हो सकता है, और कैपिटल के अलावा भी जो दूसरी सिटीज़ होते हैं वो प्राइमेट सिटीज़ हो सकते हैं। बहरहाल इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक फिर लिंक बन जाता है, यानी एक स्मॉल विलेज से लेकर एक कॉन्वर्बेशन तक, जो हमने हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स में पढ़ा था, तो एक पूरा लिंक बन जाता है कि हर एक डिफरेंट साइजेस होंगे और फिर उनके उसी हिसाब से डिफरेंट फंक्शंस होंगे, तो फिर उस हिसाब से आप हायरार्की में एक लिंक डेवलप कर सकते हैं सेंट्रल प्लेसेस के अंदर, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एजम्पशंस क्या आती हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी जब होती है तो उसके लिए पहले जो भी राइटर होता है वो एजम्पशंस जो है वो बनाता है। तो उसने क्रिस्टोलर ने कहा कि सबसे पहले जो उसकी एजम्पशन थी वो ये थी कि आइसोट्रॉफिक सरफेस होना चाहिए। आइसोट्रॉफिक सरफेस क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकें, तो आप आसानी से और इजीली और चीप वे में आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, ठीक है ना। तो यानी फ़र्ज़ करो कि अगर ये कोई एरिया है, ये सेंट्रल पार्ट है, तो इसके आसपास का जितना भी एरिया होगा, ठीक है, वो फ्लैट होना चाहिए, ताकि आप किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करना चाहें तो आप आसानी से मूव कर सको, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो भी प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस, ठीक है। फ़र्ज़ करो यहाँ जाना है, 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 तो इनका जो आपस का जो सेंट्रल प्लेस से जो डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा, तो उनका जो किराया होगा उस जगह का, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो भी सेम होगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या होते हैं, आइसोटेम्स और आइसोक्रॉन्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। आइसोटेम्स क्या होते हैं, आइसोटेम्स आर द लाइंस ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। फ़र्ज़ करो यहाँ जाना है, अगर यहाँ तक सेंट्रल प्लेस है, इस जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम है सेंट्रल प्लेस के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ तक जाओगे, यहाँ तक इनका डिस्टेंस एक जैसा है फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस, तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी एक जैसी होगी, ठीक है। तो अगर आप सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को अगर एक किसी लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर लोगे ना, जैसे हमने कंटूर्स में किया था ये, और हम आइसोथर्म्स और आइसोबार्स हमने पढ़े थे, तो फिर जो ये क्या बन जाएगी, ये लाइन ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर है उसके आसपास जो मतलब उसका वो सर्कल जो हम बनाते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। इसी तरह लाइंस ऑफ इक्वल ट्रैवल टाइम जो होती हैं वो आइसोक्रॉन्स कहलाती हैं। ज़ाहिर है जब यहाँ से यहाँ जाओगे सेम डिस्टेंस है तो आपका टाइम भी सेम लगना चाहिए। तो इस तरह से जब आप सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेम ट्रैवल टाइम को जब आप ज्वाइन करते हो तो जो लाइंस बनेंगी उनको, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी से लाइंस जो है वो इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शो कर रही होंगी तो आइसोटेम्स कहलाएंगी, और अगर इक्वल ट्रैवल टाइम को लाइंस शो कर रही होंगी तो आइसोक्रॉन्स कहलाएंगी। और ये लाइंस जो होती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, यानी कि उन सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो सेंट्रल प्लेस होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो उसने एजम्पशन दी थी वो ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ओवर द आइसोट्रॉफिक सरफेस शुड बी सेम, ठीक है, और उसकी सेम डेंसिटी होगी और जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक जैसी होगी। उसके बाद बेटा जो थर्ड उसकी एजम्पशन थी वो क्या थी कि इनकम लेवल एंड डिमांड, ठीक है। तो जितने भी कस्टमर्स होंगे उनका सेम इनकम लेवल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ठीक है, उसकी जो एजम्पशन थी। और हर एक बंदे की एक जैसी डिमांड होनी चाहिए किसी भी गुड के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, यानी कि क्वालिटी वाइज देखा जाए तो तमाम कस्टमर्स एक ही तरह की चीज़ को डिमांड करेंगे और उनका जो इनकम लेवल है वो भी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन उसने एजम्पशन दी थी कि उसने कहा था कि थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर एस्टैब्लिश। मतलब आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए जितनी भी मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए तो वो वहाँ की थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। और उसने कहा था कि अगर एज अ रूल द मोर स्पेशलाइज्ड सर्विस और गुड द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर एक ग्रॉसरी शॉप है फ़र्ज़ करो, तो छोटी सी कोई बेकरी शॉप है तो उसको कम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन चाहिए तो भी वो प्रॉफिटेबली रन करेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तहजीब टाइप की अगर कोई बेकरी है तो ज़ाहिर है कि
उसको ज़्यादा थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन चाहिए तभी वो प्रॉफिटेबली रन कर सकेगी। इसी तरह अगर कोई जनरल फिजिशियन होगा तो उसको कम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन चाहिए तब भी उसका क्लिनिक चलता रहेगा प्रॉफिटेबली। लेकिन अगर कोई आई स्पेशलिस्ट है तो क्योंकि उसको ज़्यादा चाहिए होगी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ताकि वो प्रॉफिटेबली अपने क्लिनिक को रन कर सके, ठीक है। उसके बाद रेंज ऑफ गुड है। रेंज ऑफ गुड क्या होती है? द मैक्सिमम डिस्टेंस ओवर विच अ पर्सन विल ट्रैवल टू परचेज अ गुड और गेट अ सर्विस इज द रेंज ऑफ अ गुड और सर्विस। मतलब आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, आपको कोई गुड ख़रीदनी है तो आप कितनी दूर तक, आप मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाओगे और आप उस चीज़ को ख़रीदोगे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ गुड पे कि यानी उस गुड की वैल्यू क्या है। फ़र्ज़ करो अंडे ख़रीदने हैं तो आप यकीनन किसी नियर बाय शॉप से ही ख़रीद लोगे, उसके लिए आप ज़ाहिर है कि बहुत दूर किसी जगह पर अंडे ख़रीदने आप नहीं जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी है, कोई फर्नीचर ख़रीदना है या कुछ है तो उसके लिए ज़ाहिर है कोशिश आप करोगे आप थोड़ा दूर भी ट्रैवल कर लोगे कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। फिर लेंथ ऑफ द जर्नी, फिर आपको दूर कितना जाना है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है उस रेंज ऑफ गुड पे। अगर बहुत दूर है तो आप ज़ाहिर है कि यही सोचोगे कि हम इतनी दूर से चीज़ ना ख़रीदें, नियर बाई ही चीज़ कहीं एरिया से हमें चीज़ मिल जाए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दैट द सर्विसेज और या गुड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली वो चीज़ चाहिए। ज़ाहिर है अगर आप फर्नीचर ख़रीद रहे हो तो आपको तो कभी कभार आपको फर्नीचर ख़रीदना पड़ता है। लेकिन अगर आपने डेली बेसिस पे कोई चीज़ ख़रीदनी है, किसी चीज़ की आपकी नीड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर आप किसी नियर बाय कोई सेंट्रल प्लेस है तो वहीं से ही आप ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। तो क्रिस्टॉलर ने क्या एज्यूम किया था कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं दे विल ऑलवेज बी ऑब्टेन फ्रॉम द नियरेस्ट सेंट्रल प्लेस, ठीक है ना, ताकि कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करके नियर बाय सेंट्रल प्लेस से ही कस्टमर जो है वो चीज़ को ख़रीदेगा, ठीक है ना। और जो लोअर ऑर्डर गुड होगी उसको आप उसकी लो रेंज होगी। अभी जैसे मैंने आपको देखो ब्रेड ख़रीदनी है, कोई सब्ज़ी ख़रीदनी है, अंडे ख़रीदने हैं तो ये छोटी चीज़ है, उसकी प्राइस भी कम है तो वो आप करीबी किसी नियर बाय सेंटर से ख़रीद लोगे। लेकिन जो हायर ऑर्डर गुड होगी उसके लिए ज़ाहिर है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड जगह पे जाएंगे जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिल जाए। उसके बाद बेटा जो नंबर 6 एजम्पशन है वो बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है। तो क्रिस्टॉलर ने क्या कहा था कि कस्टमर जो है वो उसका ये बिहेवियर होगा कि उसने अगर कोई गुड या सर्विस ख़रीदनी है तो वो अपने नियरेस्ट सेंटर से ही ख़रीदेगा, ठीक है ना, वो दूर नहीं जाएगा। ये एक बिहेवियर है कस्टमर का, ठीक है। और नंबर 7 जो है वो क्या होगा कि कोई भी सेंट्रल प्लेस जो है वो एक्सेसिव प्रॉफिट जो है वो नहीं हासिल करेगी, ठीक है, क्योंकि दो जो सेंट्रल प्लेसेस होंगे उनके दरमियान का डिस्टेंस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो उनका जो प्रॉफिट है वो एक बराबर ही हो और हर एक सेंट्रल प्लेस जो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके, ठीक है। तो इसमें यह है कि कोई भी शॉप जो है वो एक्सेसिव प्रॉफिट या कोई भी सेंट्रल प्लेस एक्सेसिव प्रॉफिट जो है वो हासिल नहीं करेगी। उन सेंट्रल प्लेसेस के दरमियान में इतना डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए, वो इतनी फार अवे होनी चाहिए कि वो अपने ही सेंट्रल प्लेस के आसपास के लोगों को वो ही सिर्फ सपोर्ट कर रही हों और वो अपना मैक्सिमाइज़ कर सकें प्रॉफिट को, ठीक है। तो जिस हिसाब से उसने एजम्पशन दी थी उसके हवाले से जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो अर्बन फील्ड है या आप इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एरिया या आप ट्रेडिंग एरिया भी कह सकते हैं, तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एजम्पशंस ऑफ वॉल्टर क्रिस्टॉलर जो आइडियल कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होना चाहिए वो एक सर्कुलर होना चाहिए। जैसे एक ये सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, और उसके आसपास जिस हिसाब से उसने हमें एजम्पशंस दिए हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया या उसका जो ट्रेडिंग एरिया है या उसका जो अर्बन फील्ड है या स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ये वो सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर्कल्स में क्या मसला होता है? फ़र्ज़ करो एक ये सेंट्रल प्लेस है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ये सेंट्रल प्लेस है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है। तो जब सर्कल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो कुछ ऐसी रह जाएंगी जो ओपन स्पेसेस होंगी, कुछ एरियाज़ ऐसे रह जाएंगे जिनको कोई भी सेंट्रल प्लेस जो है वो सर्व नहीं कर रही होगी, ठीक है ना। तो एरियाज़ ये जो बीच में ट्रायंगुलर सा एरिया है, दीज एरियाज़ आर अनसर्व्ड बाय एनी सेंट्रल प्लेस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इन सर्कल्स की ओवरलैपिंग कर लोगे, एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत ओवरलैपिंग की वजह से बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हो जाएंगे कि जिनको मोर देन वन सेंट्रल प्लेस जो है वो सर्व कर रही होगी, जबकि क्रिस्टॉलर के मुताबिक ऐसा, उसके एजम्पशंस के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो सर्कल्स या सर्कुलर शेप है कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का वो इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं था, क्योंकि उसमें या तो एरियाज़ अनसर्व्ड रह जाते हैं या फिर ओवरलैपिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक ही एरिया को डिफरेंट एक से ज़्यादा सेंट्रल प्लेसेस जो हैं वो सर्व कर रही होती हैं। तो
क्रिस्टॉलर ने इस डिफ़िकल्टी को एलिमिनेट कैसे किया, उसने हेक्सागोनल पैटर्न दे दिया। ठीक है, हेक्सागोनल पैटर्न ये है बेटे कि जिसमें सर्कल्स की बजाय उसने हेक्सागोनल पैटर्न को यूज़ किया, क्योंकि ये जो फिगर है ये सर्कल्स के करीब करीब की ही फिगर है, और जैसे मतलब ना तो इसमें ओवरलैपिंग होती है और ना ही कोई एरिया जो है वो अनसर्व्ड रहता है। तो इस वजह से उसने ट्रायंगुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की बजाय जो हेक्सागोनल पैटर्न है, ये पैटर्न ज़्यादा नियर है सर्कल्स के, और इसमें ओवरलैपिंग भी नहीं होती और कोई एरिया अनसर्व्ड भी कोई स्पेस नहीं रहती। तो फिर इस वजह से उसने जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया या ट्रेडिंग एरिया या अर्बन फील्ड या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो उसने बनाया, तो वो एरिया जो है वो हेक्सागोनल पैटर्न है। ठीक है, यही चीज़ जो है वो मैंने इसके अंदर शो भी की हुई है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बाय अरेंजिंग द हेक्सागॉन्स इन डिफरेंट वेज, क्रिस्टॉलर वाज एबल टू प्रोड्यूस 3 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सर्विसेज और ट्रेडिंग एरियाज। ठीक है, तो उसने डिफरेंट तरीक़ों से 3 तरीक़ों से जो है वो उसने हेक्सागॉन्स को अरेंज किया था, जिसमें उसने डिफरेंट पैटर्न्स या फॉर्म्स बना दिए थे सर्विस या ट्रेडिंग एरियाज़ के। ठीक है, तो उसने उन पैटर्न्स को K3, K4 और K7 का नाम दिया था, जिसमें उसने K कहा था। K क्या है कि K वो नंबर ऑफ प्लेसेस हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट्रल प्लेस। तो बेटा अगर हम पैटर्न्स ऑफ सर्विस या ट्रेडिंग एरियाज को देखें, तो उसमें K3 का जो उसने मैंने आपको पहले बताया, तो K3 क्या उसने नाम दिया कि ये मार्केटिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने गुड्स और सर्विसेज को इतना नियर लेके आना है कस्टमर्स के जितना पॉसिबल हो सके, ताकि गुड्स और सर्विसेज को की मैक्सिमाइज हो सके गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई। ठीक है ना, तो उस हिसाब से उसने कुछ इस तरह का शेप बनाया था कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का, जिसको उसने मार्केटिंग प्रिंसिपल या K3 का नाम दिया था। ठीक है, तो उसमें अब जैसे ये बीच वाली सेंट्रल प्लेस है A, ठीक है, और ये हाईएस्ट ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है। उसके बाद B, C, D, E, F, G ये जो है ये सेकेंड ऑर्डर सेंटलमेंट्स है, और इसमें अगर ये देखो छोटी वाली U, V, W, X, Y और Z ये जो हैं ये थर्ड ऑर्डर या लोएस्ट ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं। सही है, तो अब इसने क्या अज्यूम किया था, उसने ये कहा था कि फ़र्ज़ करो ये Y है। ठीक है, तो अगर Y की अगर 100% पॉपुलेशन है, तो इसके करीब करीब 3 सेंट्रल प्लेसेस हैं। ठीक है, एक तो A है, एक E है सॉरी, और एक D है। ठीक है ना, तो Y के जो कस्टमर्स है उसमें 1/3 कस्टमर्स A की तरफ चले जाएंगे, 1/3 कस्टमर्स E की तरफ जाएंगे, 1/3 कस्टमर्स जो हैं वो D की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। इसी तरह बाकी जो जितनी भी और U है, V, W, X, Z ये सारी जो थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, इनके 1/3 कस्टमर्स A की तरफ जाएंगे और 1/3 कस्टमर्स बाकी जो नियर बाय उनके सेंट्रल प्लेसेस है वो उस तरफ को जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो A है वो एक तो अपनी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा U, V, W, X, Y और Z की जो सेटलमेंट्स हैं उनकी भी 1/3 पॉपुलेशन को वो सर्व कर रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर इसी चीज़ को हम देखें तो मैंने यही लिखा हुआ है कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट 1/3 ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ Y विल गो टू A टू शॉप, 1/3 to D and 1/3 to E. Same is the case with U, V, W, X and Z. This means that A will take 1/3 of the customers from each of U, V, W, X, Y, Z. यानी कि ये 6 सेटलमेंट्स हैं, तो इनकी 1/3 पॉपुलेशन जब जाएगी तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो प्लस ऑल ऑफ इट्स ओन कस्टमर्स और A के जो अपने कस्टमर्स हैं वो। ठीक है, तो 1 + 2 समझ आ रही है। तो इन टोटल A देयरफॉर सर्व्स द इक्विवेलेंट ऑफ 3 प्लेसेस, यानी कि 2 जो इसकी सराउंडिंग्स हैं और +1 उसकी अपनी, तो इक्वल्स हो गए 3। तो K इक्वल्स टू 1 + 6 जो है वो सराउंडिंग सेटलमेंट्स हैं उनकी 1/3 पॉपुलेशन जा रही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ये हो गया, और एक जो है ये A की अपनी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो 2 + 1 = 3। सही है, तो ये जो K3 है ये उसने कहा था कि ये मार्केटिंग प्रिंसिपल है। Christoller based the K3 pattern on marketing principle. That is, it maximizes the number of central places and so brings the supply of higher order goods and services as near as possible to all of the dependent settlements and therefore to the inhabitants of its trade area. सही हो गया। उसके बाद बेटा जो सेकंड उसने रूल दिया था वो ट्रैफिक प्रिंसिपल का था। ठीक है, ट्रैफिक प्रिंसिपल को उसने नाम दिया था K4 का। ये मैं आपको बता दूंगी, ये जो जितनी भी मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रही हूँ ये बेटा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन अगर पेपर होना है तो उसमें हमने इसी तरह का ही ज़ाहिर है कि ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो इसमें देखो कि उसमें ए जो है वही हायर और हाईएस्ट ऑर्डर सेटलमेंट है, फिर JKLMNO ये सेकेंड ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, और ये बीच में UVWXY और Z ये थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें जो है वो उसने थोड़ा सा चेंज किया है थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट्स की लोकेशन को। इसमें उसने क्या किया है, पहले तो वो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर्स पे थी ना, लेकिन इसमें क्या है कि मिड पॉइंट्स हैं, जो हेक्सागोनल पैटर्न की जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट्स पे जो उसने थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट्स को शो किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें उसने क्या कहा, एक दफ़ा फिर आपको यहीं पे बता देती हूँ, फिर आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जैसे वाई है, ये वाई जो थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट है, अब क्या है कि अब इसकी जो इसके नियर बाई या तो 1A है सेंट्रल प्लेस या फिर N है, ठीक है ना। तो हाफ पॉपुलेशन इसकी A की तरफ चली जाएगी और हाफ पॉपुलेशन इसकी N की तरफ जाएगी फॉर शॉपिंग, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की एक तो अपनी पॉपुलेशन होगी जिसको वो सर्व कर रहा है, उसके अलावा ये जो 6 सराउंडिंग सेटलमेंट्स हैं उनकी भी हाफ पॉपुलेशन को वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दिस केस द लोएस्ट ऑर्डर सेटलमेंट UVWXYZ आर एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागॉन्स इंस्टेड ऑफ एट द एपेक्स एज इन K3। जैसे K3 में तो एपेक्स पे थी, इनके यहाँ कॉर्नर्स पे थी, लेकिन इसमें उसने मिड पॉइंट्स पे अब थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट्स को प्लेस किया है, ठीक है। तो कस्टमर्स फ्रॉम वाई नाउ हैव द चॉइस ऑफ ओनली 2 मार्केट्स A एंड N, सो इट इज़ assumed that half of those customers will go to A and half to N, ठीक है। तो similar is the case with U, V, W, X and Z. Now A will take half of the customers from each of the 6 settlements at U, V, W, X, Y, Z. इन्हें 6 हैं ये टोटल, और उनकी half of population equals to 3 plus all of its own customers 1 to serve the equivalent of 4 central places. तो ये 3 था plus 1 equals to 4। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। This pattern is based on a traffic principle whereby travel between 2 centers is made as easy and cheap as possible। क्योंकि उसने कहा था ना रेडियल रूट्स होंगे, फ्रॉम द सेंटर रेडिएट कर रहे होंगे ट्रैफिक के जो रूट्स होंगे, तो उसमें उसने क्या कहा कि अब उसने जो ट्रैफिक प्रिंसिपल है उसमें उसने क्या किया कि क्योंकि रेडियल बनाना है, सेंटर से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स जो है वो निकल रहे होंगे, तो वो फिर उसने उनको मिड पॉइंट्स पे सेटल किया था। द सेंट्रल places are located so that the maximum number may lie on routes between the larger settlements, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जो थर्ड प्रिंसिपल जो उसने दिया था या पैटर्न दिया था कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, और उसको उसने नाम दिया था K7 का। यानी K जो है जो सेंट्रल प्लेस है वो 7 सेंट्रल प्लेसेस को जो है वो एक सेंट्रल प्लेस सर्व कर रही है, ठीक है। इसमें अब ये देखो, ये सेंट्रल प्लेस है A, ठीक है, और जो U, V, W, X, Y और Z जो हैं ये अब इनसाइड द सेंट्रल मेन सेंट्रल प्लेस उसके अंदर ही लोकेटेड हैं, और A ना सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है बल्कि उसके अलावा ये जो 6 सराउंडिंग सेटलमेंट्स हैं उनको भी वो सपोर्ट कर रहा है। तो 6 + 1 = 7 विच इज़ K7 या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। तो हियर द पैटर्न शोज द सेम हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस A, but all of the lower order settlements U, V, W, X, Y, Z lie within the hexagons or trade area, ठीक है। तो in this case all of the customers from the 6 smaller settlements will go to A, यानी 6 multiplied by 1 = 6. Together will all of the inhabitants of A यानी कि 1. This means that A serves 7 central places. 6 + 1 = 7, ठीक है। As this system makes it efficient to organize or control several places, and as the loyalties of the inhabitants of the lower order settlements to a higher order are not divided, it is referred to as the administrative principle। क्योंकि जब A के पास ही बाकी सारी 6 सेंट्रल प्लेसेस भी आ रही हैं तो उनको मैनेज करना, उनको पॉलिटिकल या उनका सोशल या जो इकोनॉमिक कंट्रोल है या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर अब एक ही पास है, ठीक है। तो K जो है वो अब 1 एक A की अपनी +6 जो उसकी सराउंडिंग है, तो 6 + 7 यानी कि जो A है वो अब 7 सेटलमेंट्स को जो है वो यानी कि जो एक सेंट्रल प्लेस है वो 7 जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स है उनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सच अरेंजमेंट्स आर लाइकली टू बी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मोर स्टेबल एज A सर्व्स द होल थर्ड ऑर्डर सेटलमेंट्स। तो बेटा अब ज़ाहिर जैसे कोई भी थेरी आती है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, और इसकी भी थेरी पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो इसकी अजम्पशंस पे हुआ था, ठीक है।
अगर उसने कहा था आइसोट्रॉपिक सरफेस होना चाहिए या बिल्कुल फ्लैट लैंड एरिया होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी ज़ाहिर है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लैंड एरियाज़ पे डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स होती हैं, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स होती हैं, तो आपको बहुत ही लार्ज स्केल पे बिल्कुल आइसोट्रॉपिक सरफेस जो है वो आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो रिलीफ बैरियर्स होते हैं, उनकी वजह से जो रेडियल ट्रैफिक रूट्स हैं वो भी पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल प्लेस अगर आपने चारों तरफ, अगर हर तरफ आपने जाना है तो ज़रूरी नहीं कि वो रेडियली ही आप जाएंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि डिफरेंट जो है वो बीच में रिलीफ बैरियर्स आ जाते हैं जिनके टर्न्स लेने पड़ जाते हैं, मतलब वो आप बिल्कुल रेडियल ट्रैफिक रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं होते। तो देयर आर मोर देन वन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट आर नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ज़ाहिर है कि क्रिस्टोलर ने कहा था कि एक ही फॉर्म होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की, और जो कॉस्ट है वो भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए विद द डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता ना, तो एक ही फॉर्म की ट्रांसपोर्ट होती है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई करीब की जगह है तो आपको मतलब कॉस्ट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ये भी डिफरेंट होती है। मसलन फ़र्ज़ करो कि G10 से आपने अपने कॉलेज से अगर आपने G11 जाना है तो हर टैक्सी वाला आपसे सेम चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, हो सकता है कि जितना वो कराची कंपनी या आगे G12 आने के लिए उतने ही वो G10 से आपसे G11 तक के ले ले। ठीक है, तो कॉस्ट जो होती हैं वो भी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं। देयर इज़ नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब। ये भी उसने कहा था कि जी सेंट्रल प्लेस के आसपास सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर हम दुनिया भर में देखें तो कहीं पर भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी एक जैसी नहीं है। ठीक है, फिर उसने कहा था कि जो रिसोर्सेज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होता। दुनिया भर में डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज हैं और उनकी डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और एक्चुअल में ज़मीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट इवन। इनकम लेवल एंड बिहेवियरल पैटर्न ऑफ कस्टमर्स इज़ नॉट सेम। ज़ाहिर है कि तमाम जो कस्टमर्स होते हैं उनका इनकम लेवल भी एक जैसा नहीं होता, उनका बिहेवियरल पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता। लोग बाज़ वक़्त आप भी यही देखते होगे, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरे माहाना सौदा जो है वो ना करीबी सेंटर की बजाय किसी एक स्पेसिफिक जो भी मरकज़ होगा वहीं से लेकर आएंगे, तो फिर उनको डेली बेसिस पे जाके कुछ करीबी नियर बाई शॉप से नहीं लाना पड़ता। तो ये इनकम लेवल भी क्योंकि लोगों का एक जैसा नहीं, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, वो कहते नहीं हमने ब्रांडेड से कम पे तो इक्तफा ही नहीं करना, और कुछ लोग जो है वो अपनी ज़्यादा इनकम लेवल के हिसाब से चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो भी हर एक का एक जैसा नहीं होता, और ना ही इनकम लेवल सेम होता है। फिर हेक्सागोनल पैटर्न ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज एग्जिस्ट नोवेयर। जो उसने हेक्सागोनल पैटर्न दिया था, परफेक्ट हेक्सागोनल पैटर्न आपको कहीं दुनिया भर में भी नहीं मिलता है। कहीं कोई थोड़ी रफ सा कोई ऐसा फीचर आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ आपको इस तरह का बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आपको कहीं पर भी दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह देयर इज़ नो परफेक्ट कंपटीशन अमंग फर्म्स, सम फर्म्स मेक ग्रेटर प्रॉफिट्स देन अदर्स। ठीक है, तो अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि तमाम जितनी भी फर्म्स होंगी या जितनी भी कंपनीज़ होंगी वो एक ही जैसा प्रॉफिट गेन कर रही होंगी, उनके प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता है, क्योंकि उनकी क्वालिटी जब डिफरेंट होगी और इनकम लेवल भी कस्टमर्स का डिफरेंट होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक जो भी फर्म है वो सेम तरह का प्रॉफिट गेन कर सके, तो ये भी डिफरेंट हो सकता है। और इसी तरह जो लोकेशन है, जैसे उसने उसका दिल किया तो उसने एपेक्स पे जो है वो सेंट्रल प्लेस को लोकेट कर दिया, उसका दिल किया तो उसने मिड पॉइंट्स पे लोकेट कर दिया हेक्सागॉन्स की साइड्स पे। तो ऐसा नहीं होता, बाज़ वक़्त गवर्नमेंट जो होती है वही किसी भी लोकेशन की, इंडस्ट्री की लोकेशन को या न्यू टाउन्स जो बना रही होती है उसकी लोकेशन को गवर्नमेंट जो है वो अक्सर कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो ये तो बेटा सारे क्रिटिसिज्म था, और अब अगर हम इसके मेरिट्स देखें, ठीक है ना, तो अगर आपने कोई हायरार्किकल ऑर्डर देना है मार्केट सेंटर्स का, उनके साइज़ और फंक्शंस के हिसाब से और उनके सर्विस एरिया के हिसाब से, तो उस लिहाज से यानी कि अगर आपने सेटलमेंट की रैंकिंग करनी है, उनकी ऑर्डरिंग करनी है, तो उसमें सेंट्रल प्लेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको सेटलमेंट्स के साइज़ और उनके फंक्शंस और उनके सर्विस एरियाज़ को समझने में सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और अगर आपने कोई न्यू एरिया जो है वो एक्वायर किया है और आपने वहाँ पर कोई सेटलमेंट बनानी है, तो उसमें भी आपको सेंट्रल प्लेस थ्योरी बड़ी हेल्पफुल होती है, जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स को देख सकते हो, आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हो डिफरेंट सेंट्रल प्लेसेस की। उसमें प्लानिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल प्लेस थ्योरी हेल्पफुल होती है। इसी तरह दिस थ्योरी हैज़ हेल्प्ड जोग्राफर्स एंड प्लानर्स टू लोकेट न्यू सर्विसेज सच एज रिटेल आउटलेट्स एंड रोड्स। ठीक है ना, तो इस थ्योरी में काफ़ी जोग्राफर्स और प्लानर्स के लिए ये भी बहुत हेल्पफुल होता है कि नए सर्विस एरियाज़ की लोकेशन कहाँ पर बनाई जाए, रिटेल की शॉप्स जो हैं वो कहाँ पर बनाई जाएँ, रोड्स किस तरीके से बनाए जाएँ, ताकि
नियरेस्ट पॉसिबल जगह पे सर्विस सेंटर्स या ये जो गुड्स की शॉप्स है वो बनाई जाए, ताकि कस्टमर्स जो है वो अपने नियर बाय सेंटर से ईज़िली और चीप वे में जो है वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को ख़रीद सकें। तो बेटा ये थी हमारी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो या कुछ, तो वो आप लोग मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।